हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो जो कि मैंने 2 दिन पहले बनाया था, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे दोस्तों देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो है पार्ट सेकेंड, और इसके पश्चात में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करवाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों आप एक बार ये वीडियो अवश्य देखिए, और इससे पहले का भी वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मेहनत करके दोस्तों बनाया है। और जो भी इसमें त्रुटियां दोस्तों अगर हैं तो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और प्रारंभ करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। तो इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों हमने क्या क्या बातें की हैं। तो सबसे पहले हमने चार्ल्स मैसन के बारे में बात की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में दोस्तों बात की थी। और इसमें हमने बताया था कि ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इन टीलों को देखा था। उसके पश्चात में जो कर्नल अलेक्जेंडर थे, कर्नल अलेक्जेंडर बर्न महाराजा रंजीत सिंह से मिलने आए थे, उन्होंने इन टीलों को देखा। और उसके पश्चात में विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन जब कराची और लाहौर के बीच में जब रेल पटरी बिछा रहे थे, उस समय भी इन जो ऊंचे ऊंचे टीले थे उनको देखा और एक पुराने राजमहल के अवशेष बताएं। और इसके पश्चात में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने और आर.डी. बैनर्जी जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दोस्तों खोज की। इसके पश्चात में हम बात किए थे कि इसके किस प्रकार से कौन कौन से चित्रों को वहाँ पर देखा गया। लिपि कौन सी थी दोस्तों? बुस्टोफेदन लिपि थी दोस्तों। और भाव चित्रात्मक जो उनकी लिपि थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक थी। नामकरण के बारे में भी हमने इससे पहले वीडियो में दोस्तों चर्चा किया है। और उसके पश्चात में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, ये सब हमने दोस्तों बात किया है। आज हम बात करेंगे दोस्तों उसके आगे बस्ती के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आते हैं, तो इसको हम देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे तो बस्ती के प्रकार, यानी हड़प्पा कालीन जो बस्तियाँ थीं वो किस प्रकार की थी, यहाँ का रहन सहन दोस्तों किस प्रकार था इसके बारे में देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बन रहिए हमारे साथ में और विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, जिससे कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और आराम से आपको ये दोस्तों याद हो जाएगा। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार केवल सुनिए दोस्तों, या फिर देख लीजिए, आसानी से आपको पूरा चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो। तो बस्ती किस प्रकार थी हड़प्पा कालीन, तो यहाँ पर देखेंगे 4 प्रकार की बस्तियाँ दोस्तों देखने को मिलती है। सबसे पहले तो दोस्तों थी राजधानी या नगर। राजधानी नगर ये दोस्तों ग्राम चौथा पोर्शन है, इधर आ गया दोस्तों, ये है चौथा। तो फर्स्ट पर क्या है दोस्तों, राजधानी या नगर। दूसरा क्या है दोस्तों, बंदरगाह क्षेत्र आते थे, बंदरगाह नगर दोस्तों। तीसरा आता था दोस्तों सीमांत चौकियाँ, जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें सीमांत, जिस प्रकार से आजकल देखते हैं जो भी जहाँ पर किसी भी ज़िले की या किसी भी राज्य की जब सीमा ख़त्म होती है तो वहाँ पर चौकियाँ बना दी जाती हैं, और उसके पश्चात में वहाँ से टैक्स भी लिया जाता है, जो भी वहाँ से अन्य प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या सीमांत चौकियाँ हमको हड़प्पा कालीन सभ्यता से में भी देखी गई दोस्तों। और जो चौथा था दोस्तों वो था ग्राम, यानी वो सबसे छोटे ग्रामों को भी इंगित करते हैं। छोटे जो छोटा स्थान था, जो यहाँ पर सामान्य जनता दोस्तों निवास करती थी, वो थी ग्राम। तो बस्ती के प्रकार दोस्तों कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे, याद रखना दोस्तों। ये चौथा प्रकार दोस्तों है ग्राम, याद रखना। तो 4 प्रकार हो गए। अब चारों प्रकारों में देखेंगे मेरे भाइयों कि उसमें किन किन क्षेत्रों में दोस्तों बटा था। तो जो सबसे पहला राजधानी या नगर थे, वहाँ पर दोस्तों धार्मिक व्यक्ति रहते थे और धार्मिक प्रक्रियाएं दोस्तों की जाती थी। और इसके साथ साथ में वहाँ पर प्रशासन को चलाने का भी कार्य किया जाता था। प्रशासन किसके हाथों में था, इसके बारे में भी हम आगे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो और ये बंदरगाह में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर होता था आंतरिक व्यापार व विदेशी व्यापार। 2 चीज़ें होती थी, एक तो आंतरिक व्यापार भी होता था, जैसे जहाँ पर छोटे छोटे हाट या बाजार लगते थे या मार्केटें लगती थी, वहाँ पर भी व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त जो विदेशी व्यापार होता था बंदरगाहों पर होता था। जो मेन बंदरगाह कौन कौन से हैं उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे दोस्तों बारी बारी से। सीमांत चौकियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। गाँव कौन कौन से थे, वहाँ कौन कौन से थे, ग्रामीण क्षेत्र कौन कौन से थे, उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों विधिवत चर्चा करेंगे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता की। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे जो मानव बस्तियाँ पाई गई हैं, यानी जो राजधानी नगर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़े नगर थे। और इन नगरों में दोस्तों ये धार्मिक और प्रशासनिक का भी काम दोस्तों करते थे।
अब उसके पश्चात में दोस्तों देखेंगे और बंदरगाह क्षेत्र कौन से थे दोस्तों, जहाँ पर आंतरिक व विदेशी व्यापार होता था, वो थे सुतकांगी डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। बालाकोट ये भी क्या था दोस्तों, यह काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र में बंदरगाह कौन सा था, तो वो था दोस्तों, बंदरगाह अगर बात की जाए तो सुतकांगी डोर था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दोस्तों। बालाकोट था और अल्लाह दीनो ये दोस्तों कहाँ था, ये सिंध में था। याद रखना दोस्तों, आप आसानी से देख लें, यहाँ पर हमने इंगित कर दोस्तों बताया है, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो सुतकांगी डोर, बालाकोट ये दो जो बंदरगाह थे दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में थे। तो इनसे काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और अल्लाह दीनो ये सिंध में था। लोथल में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हो, तो लोथल में एक बंदरगाह, लोथल बंदरगाह है। कुंतासी ये दो बंदरगाह थे दोस्तों, कहाँ के, गुजरात के। तो बिल्कुल ईजी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में दो बंदरगाह थे, एक सुतकांगी डोर था, एक बालाकोट था, ठीक है दोस्तों। और अल्लाह दीनो कहाँ पर था, सिंध में था। लोथल और कुंतासी ये कहाँ था, गुजरात में। तो इतने क्या थे दोस्तों, ये थे हमारे बंदरगाह, क्योंकि इनके किनारे ही समुद्र है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह भी पाए जाते हैं। क्योंकि जो व्यापार किया जाता था वो क्या किया था दोस्तों, जो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था उस समय, इसीलिए ये हमारे, अच्छा जल मार्ग से दोस्तों क्यों किया जाता था, अब ये भी एक कहने की वाली बात है दोस्तों। ये किस प्रकार से, क्योंकि उस समय देखा जाए तो अधिकतर बस्तियों का तो विकास हुआ नहीं था, तो वहाँ पर कुछ जानवर या इस प्रकार की, अगर हम थल की रास्ता चलते हैं तो वहाँ पर जो है जानवर भी होते थे, और इसके अतिरिक्त जानवरों से भय रहता था, चोरों से भय रहता था, इसीलिए लोग अधिकतर व्यापार जल मार्ग से करना दोस्तों प्रारंभ करते थे। अच्छा उनको सुटेबल था दोस्तों। और अगर सीमांत चौकियों की बात की जाए तो सीमांत चौकियाँ कौन थी, तो सुरतगई और मुंडीकाक ये दो जो सीमांत चौकियाँ थी, जो कांधार प्रांत में तो दोस्तों थी। कांधार प्रांत कहाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में। तो ये दो चौकियाँ थी। इसके बाद में गाँव में क्या होता था दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर सामान्य जनता दोस्तों निवास करती थी। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी जो बस्ती के प्रकार थे उस समय 4 प्रकार के थे, है ना, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ये सीमांत चौकियों के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पर सीमाकांत होता था दोस्तों। और ये दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों की बंदरगाह कौन कौन से थे। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नगर विन्यास की पद्धति, यानी नगर किस प्रकार के दोस्तों बने हुए। जैसे आजकल हम देखते हैं नगर किस प्रकार के बने होते हैं ना, सीधी सड़कें होती हैं दोस्तों, और एक ग्रिड पद्धति के आधार पर, यानी जो समकोण को काटती हुई रेखाओं की पद्धति के आधार पर दोस्तों जो शहर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी देखें तो इस प्रकार की सभ्यता विकसित थी दोस्तों, कि जो शहर बनाए जाते थे दोस्तों, जो नगर बने हुए थे वो दोस्तों समकोण पर काटती हुई रेखाओं पर दोस्तों बने हुए थे। तो इसे जाल पद्धति कहते हैं या ग्रिड पद्धति कहते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। ग्रिड पद्धति, तो ग्रिड पद्धति क्या है, नगर विन्यास की पद्धति है दोस्तों, जिसमें जो नगर होते थे वो समकोण पर, जो रेखाएं होती, जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी, और सही इसके जो किनारे किनारे क्या होता था, बस्तियों को बनाया जाता था। अब ये कैसी दिखती थी, तो यहाँ ये भी बताया गया दोस्तों, शतरंज की बिसात की तरह से ये जो नगर विन्यास प्रणाली वो दोस्तों दिखती थी। अब हम इसको विस्तृत चर्चा कर लेंगे दोस्तों नगर योजना पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको हम सही से दोस्तों पढ़ लेंगे। तो हम नगर योजना देखेंगे किस प्रकार की हड़प्पाकालीन नगर योजना थी। वहाँ पर हम बात कर लिए थे दोस्तों किसके बारे में, 4 प्रकार के बारे में, यानी किस प्रकार की व्यवस्था थी। वहाँ 4 प्रकार की व्यवस्था थी, एक नगर थे, गांव थे, है ना दोस्तों, सीमांत चौकियाँ थीं, ये थे। तो नगर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। नगर विन्यास की जो पद्धति थी दोस्तों, उसमें क्या था देखो, नगर में दोस्तों सबसे पहले जो था नगर जो बटा हुआ था वो नगर विन्यास की पद्धति, यानी किस प्रकार से नगर बने हुए थे। फिर उसके भाग, नगर जो के भाग कौन कौन से थे, यानी नगर के कौन कौन से भाग थे, एक ऊपरी भाग था, एक निचला भाग था, है ना ये। फिर तीसरा क्या होता था, ये प्रवेश द्वार होता था। और चौथा क्या होता है, इसमें हर जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे शहरों में, वहाँ पर रक्षा दीवारें और बुर्ज बना दिए जाते थे। यानी बुर्ज क्या होता था दोस्तों, यानी जो रक्षा दीवारों से ऊंचे बुर्ज होते थे, वहाँ पर कुछ सैनिक रहते थे, जो क्या करते थे, आवागमन को देखते थे, कोई ऐसे लोग ना आ जाएं अपने क्षेत्र में जिससे कि कोई नुकसान हो जाए, तो या फिर आक्रमण या फिर जानवरों से रक्षा के लिए वो बुर्ज बनाए जाते थे दोस्तों। तो नगर योजना कितने प्रकार की दोस्तों थी, वो 4 प्रकार की थी दोस्तों, याद रखना 4 प्रकार की। यानी ये रक्षा वाला इधर है दोस्तों, रक्षा बुर्ज।
तो नगर विन्यास की पद्धति 4 प्रकार से, नगर योजना भी 4 प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम दोस्तों देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, यहाँ पर 2 नगरों को भी हम दिखाए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ों हम दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामान्य जनता यानी जो 2 क्रम थे दोस्तों, एक तो था निचला भाग, एक था ऊपरी भाग, यानी प्रत्येक जो क्षेत्र देखा गया वहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में देखा गया कि 2 प्रकार के दोस्तों क्षेत्र देखने को मिले। एक जो क्षेत्र था दोस्तों वो था ऊंचे पर, एक ऊंचे पर दोस्तों था, और एक था सामान्य जो जहाँ पर ग्रामीण जनता निवास करती थी। तो हमको देखने को मिला दोस्तों जो ये तो दोस्तों कौन सा था, यहाँ पर देखेंगे तो ये पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग दोस्तों और पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग दोस्तों और पश्चिमी। तो पूर्वी भाग हमेशा कहते समतल स्थानों पर होता था, निचले स्तर पर होता था, नीचे बने होते थे, क्योंकि यहाँ पर सामान्य जनता दोस्तों निवास करती थी। यहाँ पर क्या होते थे दोस्तों, याद रखना, सामान्य जनता थी यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों रहते थे पुरोहित, पुरोहित रहते थे तथा वाणिज्य वर्ग रहते थे, वाणिज्य वर्ग रहते थे दोस्तों। यहाँ पर उच्च ये समझ लीजिए कि एक उच्च कास्ट के लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर निम्न कास्ट के लोग रहते थे। सामान्य जनता गाँव में निवास करती थी। और जो पश्चिमी सिरा था दोस्तों, पश्चिमी सिरा दुर्ग बना होता था, किला बना होता था, चारों तरफ बाउंड्री होती थी और उस पर एक बुर्ज बनाया जाता था इस प्रकार का दोस्तों, जहाँ पर यहाँ पर कुछ सैनिक रहते थे। ये सैनिक क्या करते थे, यहाँ पर रक्षा करते थे दोस्तों। और जो गांव में सिंपल साधारण ऐसे ही दोस्तों होता था, सभी निचले स्तर पर ग्रामीणवासी निवास करते थे। और यहाँ से दोस्तों क्या करते थे, ये सब अपना सामान लेकर के जो भी उपजाते थे, जो भी बेचना होता था, वो आते थे दोस्तों नगरों में। यहाँ पर नगर में आकर के नगरों में क्या करते थे, अपनी वस्तुओं को दोस्तों बेचते थे। और यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर जो पश्चिमी सिरा होता था वहाँ पर उच्च कास्ट के लोग रहते थे। और यहीं पर क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर पुरोहित और जो वाणिज्य वर्ग था उसकी प्रधानता थी दोस्तों। और यहीं से भी शासन का भी संचालन होता था। तो इसके बारे में, प्रशासन के बारे में दोस्तों आगे हम बात करेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब इसके बारे में नगर विन्यास पद्धति के बारे में अभी हम फिर से एक बार बात कर लेंगे। तो जो नगर विन्यास पद्धति दोस्तों की क्या थी, नगर विन्यास तो जाल पद्धति थी दोस्तों, जिसे ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं। ये यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण रेखाओं पर काटती थी और ये एक शतरंज की बिसात की तरह से दोस्तों दिखती थी। तो ये नगर विन्यास की पहले ही बात कर चुके हैं। नगर को दोस्तों देखा जाए 2 भागों में बांटा। इससे पहले हम फिगर में आपको बताएं कि जो नगर था दोस्तों वो 2 भागों में बटा था। एक तो था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग इससे पहले बात कर चुके हैं। वो पूर्वी भाग जो था वहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी, और जो पश्चिमी भाग था वहाँ पर क्या, जो उच्च कास्ट के लोग, पुरोहित आदि लोग, वहाँ पर जो वाणिज्य वर्ग के लोग थे वो दोस्तों निवास करते थे। और वहीं शासन का संचालन भी होता था। तो यहाँ पर देखो बताया गया 2 भागों में बांटा था, एक तो दुर्ग पश्चिम था, एक दूसरा पूरब में था। लेकिन यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन क्या फंसाता है दोस्तों, तो अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों हर बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये अपवाद है दोस्तों। अपवाद शुरू में क्या होता है दोस्तों, धौलावीरा एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर वर्गों को 3 भागों में बांटा गया, यानी जो स्थान है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो बांटा गया है दुर्ग नगर, एक मध्य नगर और एक निचला नगर, यानी 3 भागों में बांट दिया गया। अभी हमने बात किया कि जितने भी स्थान थे वो केवल 2 भागों में बांटे जाते थे, एक निचला सिरा दोस्तों, एक ऊपरी सिरा। लेकिन अब धौलावीरा एक ऐसा स्थान मिल गया जहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 वर्गों में बांटा गया था, ये निचला नगर, मध्य नगर और दुर्ग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देख लेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब गढ़ी या दुर्ग क्या होते थे, ये भी थोड़ा समझ लेंगे। गढ़ी या दुर्ग दोस्तों होता क्या है, तो जो गढ़ी होता था या दुर्ग होते थे दोस्तों, ये सामान्यतः दीवारें बनाई जाती थी, चारों तरफ की दीवारें होती थी, ऐसे दीवारें होती थी, यानी चारों तरफ ये अच्छा दीवार होती थी। ठीक है, अब इसके पास में जगहों पर ये यहाँ पर जैसे हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, एक दुर्ग बना दिए थे, ऊंचे टीले बना दिए थे। अब यहाँ पर क्या रहते, यहाँ पर सैनिक रहते थे, औजार के साथ में, हथियारों के साथ में रहते थे सैनिक। ये क्या करते थे, ये रक्षा करते थे कि रात में कोई यहाँ आ नहीं रहा है, कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, यहाँ पर कोई आक्रमण ना कर दे। तो ऐसे क्या करते थे, इन्हें हम क्या कहते थे, इन्हें बुर्ज कहते थे। ठीक है दोस्तों, और सामान्यतः जो जितने भी नगर होते थे वो उनमें बुर्ज होता था तथा किलेबंदी होती थी। ठीक है दोस्तों, यानी किले से बंद होते थे, ये किले से बंद होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या हुआ, एक स्थान मिला वो चहुंदड़ो।
याद रखना दोस्तों, एक स्थान है चहुद्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीज़ बताएं। वहाँ पर क्या बताया था, धौलावीरा, जहाँ पर 3 स्थानों में बांटा गया था, उच्च, निम्न और निचला सिरा, और उच्च सिरा और दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर चहुद्रो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दोस्तों कोई दुर्ग नहीं था। वैसे सब कहीं पर दुर्ग, जो पश्चिमी सिरा था दोस्तों, हमने बताया था, एक था पश्चिमी एक था पूर्वी। तो पूर्वी में आम जनता निवास करती थी, ग्रामीण क्षेत्र, और पश्चिमी में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और वहीं पर जो है व्यापार भी होता था। तो यहाँ पर दोस्तों ये पश्चिमी सिरा एक था चहुद्रो, चहुद्रो पश्चिम सिरा, लेकिन इस यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया। ठीक है दोस्तों, तो दुर्ग क्यों नहीं पाया गया, इसका भी एक रीज़न है, जिसको हम दोस्तों अगले वीडियो में, एक जब वीडियो हम पूरा बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में, चहुद्रो के बारे में, जितने भी नगर पाए गए, जितने भी जो इम्पोर्टेंट नगर है जहाँ जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है उसको हम देख लेंगे। तो एक बार अभी हम और भी लेते हैं, जो चहुद्रो एक स्थान पाया गया जहाँ पर मार्केट लगती थी, बाजार लगती थी दोस्तों। यहाँ पर क्या होता था, बाजार, क्योंकि यहाँ पर मिला है दोस्तों शीशा मिला हुआ, कंघा मिला हुआ है, मनके के कारखाने दोस्तों मिले। मनके क्या है दोस्तों, ये आभूषण होते थे, जो कि अधिकतर जब पत्थर होता था, पत्थर के बीच में गड्ढा कर दिया जाता था और आभूषण बनाए जाते थे दोस्तों, ये होता था मनका। तो मनके मिले हुए, शीशा, कंघा, लाली लिपस्टिक, है ना, ये सब मतलब उस्तरा मिला हुआ है, यानी ये सभी जो पार्लर टाइप का पूरा सामान दोस्तों यहाँ से मिला हुआ, कहाँ से, चहुद्रो से। इसीलिए आप ही बताइए दोस्तों कि ये एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर अब जो अगर ब्यूटी पार्लर है या फिर नाई की जो कह लिया जाए अगर शॉप है, वहाँ पर तो सभी लोग जाएंगे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो किलेबंद या दुर्गीकृत करना आवश्यक नहीं। वहाँ पर सभी यानी ग्रामीण के भी लोग जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं था। तो चहुद्रो में एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि जो शीशा, कंघा, यानी जितनी भी कॉस्मेटिक के सामान थी दोस्तों, वो चहुद्रो से प्राप्त हुई। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी आता है, तो इसको आपको याद रखना, और यहाँ पर कोई भी दुर्ग दोस्तों नहीं पाया गया। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाइयों हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। तो 2 चीज़ें हमने याद कर ली, याद रखना। पहला हमने क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले हमने जो बताया था वो किसके बारे में बात की थी, जहाँ पर 3 भागों में दोस्तों बांटा गया था, वो दोस्तों जो 3 भागों में बांटा गया था, देख लेंगे इसको। धौलावीरा, धौलावीरा, ये देखो, देखिए दोस्तों, धौलावीरा, धौलावीरा क्या होता है, 3 भागों में बांटा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा कौन सा था, चहुद्रो था, जहाँ पर जो है मनके का कारखाना है ना, लाली लिपस्टिक, पाउडर, शीशा, कंघा, ये सभी चीज़ें मिली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें दोस्तों। अब हम देख लेंगे एक चीज़ और, निचला से जो, अब हम अभी तो बात की थी ऊंचे सिरे पर, ठीक है। अब हम क्या कहें, निचला सिरा, जो निचला सिरा होता था सामान्य कैसा होता था दोस्तों, वो सामान्य जनता निवास करती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो निचला सिरा, यानी सामान्यतः यहाँ पर दुर्ग नहीं होता। जो अभी तक हमने बताया, जो निचला सिरा होता है वो समतल होता था, जहाँ पर आम जनता निवास करती थी। लेकिन एक दोस्तों मिला हुआ कालीबंगा, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। तो जो कालीबंगा एक ऐसा स्थान मिला हुआ जहाँ पर दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी यानी दोनों भाग दुर्गीकृत थे। कालीबंगा है, लोथल है, सुरकोटता है, इसमें क्या होगा, जो पश्चिमी भाग, पूर्वी और पश्चिमी यानी दोनों भाग, याद रखना दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग दोस्तों दुर्गीकृत थे। तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटता में 2 यानी जो पूर्वी भाग था, पश्चिमी, दोनों भागों को क्या किया गया था दोस्तों, वो किया गया था दुर्गीकृत। अब क्यों दुर्गीकृत किया गया ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो जो कालीबंगा है दोस्तों, यहाँ पर मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेतों के प्रमाण दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं, वो मिले हुए कालीबंगा से। और क्या मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला हुआ दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य। तो और लोथल क्या था दोस्तों, लोथल एक बंदरगाह था। सुरकोटता में जो वो घोड़े के 2 अस्थिपंजर दोस्तों मिले हुए हैं। तो आप ही बताइए, जैसे कालीबंगा दोस्तों है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों कच्ची मिट्टी के ईंटें भी मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो दुर्ग दोस्तों बनाए गए वो कच्ची मिट्टी के बनाए गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों खेती होती थी, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी यहाँ पर खेती होती थी। तो जो लोग थे वो बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए क्या करते थे, कच्ची मिट्टी की दीवार बना देते थे दोस्तों, कच्ची मिट्टी की दीवार बना देते थे, दोनों भागों को दोस्तों दुर्गीकृत कर देते थे, जिससे कि उनकी फसल की रक्षा हो सके। इसीलिए क्या हुआ है यहाँ पर दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों को दोस्तों दुर्गीकृत किया गया है।
तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों, कालीबंगा, लोथल और सुदकोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुरक्षा दीवार व बुर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लेंगे। दीवार क्या होता था, दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बने बुर्ज समांतर रक्षा दीवार उससे ऊंचे होते थे। यानी जो रक्षा दीवार है उससे क्या होते, बुर्ज जो बने होते, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, वो थोड़ा ऊंचे होते थे। लेकिन अपवाद में क्या, लोथल में कोई बुर्ज नहीं पाया गया। लोथल में केवल रक्षा दीवारें थी, बुर्ज लेकिन दोस्तों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक बंदरगाह था, वहाँ पर सभी लोगों का आवागमन था, किसी को रोक टोक नहीं थी, सभी लोग अपना व्यापार स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते, इसीलिए वहाँ पर बुर्ज नहीं बनाए गए थे। वहाँ पर यानी किसी बुर्ज इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि जब उस क्षेत्र की रक्षा की जाए, लेकिन वहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते थे, इसीलिए कोई रक्षा जैसा सवाल ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बुर्ज दोस्तों नहीं पाए गए। रक्षा दीवार साधारणतः किस चीज़ की बनी होती थी, वो दोस्तों मिट्टी की बनी होती थी, यानी मिट्टी के जो रक्षा दीवारें बनी होती। लेकिन अपवाद स्वरूप देखा जाए, सुदकोटा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर पत्थर की रक्षा दीवार बनी होती। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुदकोटा था जहाँ पर पत्थर की रक्षा दीवार बनी होती। मोहनजोदड़ो में जो रक्षा दीवार पाई गई वो सो पक्की ईंटों की बुर्ज की पाई गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम क्या देख लेंगे, अब हम देख लेंगे यहाँ से ईंटों का प्रकार। बहुत बार दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि ईंटों का प्रकार, हड़प्पाकालीन जो ईंटें थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर हमने फिगर से समझाने की कोशिश भी की है। ये देखो हड़प्पाकालीन, ये हैं ईंटें, ऐसी ईंटें थी दोस्तों। अब इनका अनुपात क्या था, ये आता है। तो इनका जो अनुपात था दोस्तों 4:2:1 का था। यानी 4 अनुपात क्या, ऐसी ऐसी ईंटें थीं। तो ये था, ये इसकी जो लंबाई थी 4 थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो इधर इधर का था, ये वाली, ये दोस्तों कितना था, 2 था। और इसके जो इसकी ये समझ लीजिए, जो ये था 2, और इसके जो नीचे की ये जो चौड़ाई थी, यानी ये ईंटों की, ये दोस्तों ये जो ये थी 1। तो 4, और ये फन्नीदार ईंटें थी दोस्तों। तो यहाँ पर था 1, यहाँ 1 था और ये था 2। फन्नीदार ईंटें थी, पतली पतली एकदम ईंटें थी। तो ये 4 था। इसकी जो ये लंबाई थी वो तो 4 थी, और इसकी जो मोटाई कम थी। मोटाई कितनी थी, 1 थी। और इसकी जो है देखा जाए तो ये इधर इधर की ये दोस्तों कितनी थी, ये इसकी चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई लंबाई 4 हो गई, चौड़ाई हो गई 2, और इसकी जो नीचे की जो मोटाई होती थी, मोटाई 1 थी दोस्तों। तो ईंटें कितनी प्रकार की थी, तो कच्ची ईंटें, क्योंकि ईंटों से अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लेंगे। तो कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें भी थी, फन्नीदार ईंटें थी, अलंकृत ईंटें थी, और एल आकार की ईंटें थी। तो 5 प्रकार की ईंटें दोस्तों मिली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ईंटों को भी हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। ईंटें कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार। कितनी प्रकार, 5 प्रकार की ईंटों का यूज किया गया। अब कच्ची ईंटें क्या किया जाता था, ये भी हम देख लेंगे। कच्ची ईंटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो देखिए, दोस्तों, कच्ची ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो रक्षा दीवार, मकान के चबूतरे व किनारों के लिए यूज़ किया जाता था। कच्ची ईंटें देखो, यहाँ पर रक्षा दीवारें बनाई जाती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रक्षा दीवारें दोस्तों बनाई जाती थी, तो पक्की ईंट का अभाव, इतना ज़्यादा पक्की ईंटों का यूज़ नहीं किया था, तो वहाँ पर क्या दोस्तों किया था। और चबूतरा यानी नीचे बिछाने के लिए भी ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और घर के जो किनारे होते थे उनको सजाने के लिए भी, उनको वहाँ पर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का दोस्तों कहाँ प्रयोग किया, तो विशाल जो भवन बनाए जाते थे, जो बड़े भवन बनाए जाते थे, वो मजबूती के बनाए जाते थे, इसीलिए दोस्तों विशाल भवनों में पक्की ईंटों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था। और जो भी भवन निर्माण होता था वो पक्की ईंटों से दोस्तों होता था। फन्नीदार ईंटें दोस्तों कहाँ लगती थी, फन्नीदार ईंटें वो लगती थी दोस्तों जल निकासी में, क्योंकि वहाँ पर जल निकासी पर दोस्तों वहाँ पर अधिकतर मोड़ होते थे, इसीलिए वहाँ पर फन्नीदार ईंटों की व्यवस्था की गई थी। और अलंकृत जो ईंटें थी वो एकमात्र केवल कालीबंगा में दोस्तों मिली हुई हैं। कालीबंगा में दोस्तों अलंकृत ईंटें दोस्तों मिली हुई हैं। और एल आकार की जो ईंटें थी उनका यूज शौचालय में दोस्तों किया जाता था। उस समय शौचालय थे और उनमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया, तो एल आकार की ईंटों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर लिया। ईंटों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हमने देख लिया। अब हम आगे दोस्तों देख लेंगे ईंट की जुड़ाई। अब ईंटों की जुड़ाई देखेंगे दोस्तों। ईंटों की जुड़ाई
किस प्रकार की होती थी? तो गीली मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग जो किया जाता था जुड़ाई के लिए, ईंटों की जुड़ाई के लिए सर्वाधिक जो प्रयोग किया था वो गीली मिट्टी का प्रयोग किया था। और इसे कहेंगे गारा बना करके क्या किया था, घर का निर्माण कर दिया जाता था। लेकिन नालियों में क्या होता था, नालियों में जिप्सम का यूज किया जाता था दोस्तों, नालियों में जिप्सम का यूज किया जाता था। और बिटुमिन, बिटुमिन क्या होता है, जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें जो गिट्टी पड़ती है दोस्तों, उसको बिटुमिन कहते हैं। गिट्टियों के द्वारा मोहनजोदड़ो का जो वृहद स्नानागार बनाया गया उसमें बिटुमिन का दोस्तों यूज किया गया। कहीं कहीं पर चूना मिट्टी मिलता था, एक आधा जगह सीमेंट व बालू सूखे चूने का भी प्रयोग देखने को दोस्तों मिला है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या था, जो स्नानागार बनाया गया वहाँ पर बिटुमिन का यूज किया गया, कहीं कहीं पर एक आधा जगह पर चूना मिट्टी का भी प्रयोग किया गया, लेकिन सीमेंट, बालू या सूखी चूना का प्रयोग अभी तक देखने को दोस्तों नहीं मिला। तो सीमेंट का अभाव था, सीमेंट नहीं थी उस समय, बालू नहीं था, सूखी चूना का अभाव था, इस समय नहीं मिले हुए थे। तो ये भी दोस्तों क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। दरवाजा, सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे कैसे थे? तो दरवाजे दोस्तों देख लीजिए, दरवाजे जो होते थे सामान्यतः, ये देखो दोस्तों रोड बनी हुई है। तो अभी देखते हैं, बहुत बढ़िया जो हड़प्पा कालीन जो व्यवस्था थी बहुत ही दोस्तों अच्छी थी। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित काम करते थे। जैसे ये सड़क बनी हुई दोस्तों, जो दरवाजे होते थे, अभी जो भी दरवाजे मार्केट जो भी होती है दोस्तों सामने की ओर बनती है। और अधिकतर लोग जो प्लॉट लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो रोड के किनारे ही लेना पसंद करते हैं और वहीं पर दरवाज़ा बना देते हैं और उसके सामने दोस्तों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जाम दोस्तों लग जाती है, जाम लग जाती है। अधिकतर आपने शहरों में देखा होगा, अधिकतर जाम लग जाती है। लेकिन हड़प्पा कालीन जो लोग थे दोस्तों, वो क्या करते थे, इनके जो दरवाजे होते थे ये सड़क की ओर नहीं खुलते थे दोस्तों, ये पीछे बनाते दरवाजे। अब जाम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं दोस्तों, ये सब पीछे। तो यहाँ पर आवागमन लोगों का बहुत ही, अब यहाँ से पीछे से निकल करके आराम से रोड से ये निकल जाते थे, आराम से रोड से निकल जाते थे। तो जाम जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो दरवाजे थे वो कैसे खुलते थे दोस्तों, वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन ये दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन है। लोथल एक ऐसी जगह पाई गई जहाँ पर जो दरवाजे थे वो सामने की ओर खुलते थे। अब इसका भी रीजन था दोस्तों, सामने की ओर इसलिए खोलते थे क्योंकि लोथल था एक बंदरगाह दोस्तों, बंदरगाह था, जिसकी वजह से काफ़ी बार दोस्तों माल ले जाना। तो अगर पीछे से लाएंगे तो काफ़ी उनको लॉस भी होगा और दिक्कतें भी होगी। इसीलिए दरवाजे जो लोथल में जो दरवाजे पाए गए दोस्तों वो सामने की ओर पाए गए, क्योंकि जिससे कि सामान जो माल होता था, माल का आवागमन आसानी से बंदरगाह तक हो सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, लोथल एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर सामने की ओर दरवाजे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों खिड़की के साक्ष्य। तो सामान्यतः कहीं पर भी खिड़की के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दोस्तों खिड़की के साक्ष्य मिले हुए हैं। खिड़की के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो। तो ये दोस्तों याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खिड़की और दरवाजों से आ सकता है। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन आएगा, लोथल में सामने की ओर दरवाजे खुलते थे और सभी जगहों पर जो दरवाजे के साक्ष्य मिले वो पीछे की ओर। खिड़की दोस्तों मोहनजोदड़ो में केवल खिड़की के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों प्रशासन उस समय का कैसा था। उस समय का जो प्रशासन था वो दोस्तों कैसा था, तो प्रशासन के बारे में दोस्तों हम बात कर लेंगे। तो उस समय का जो दोस्तों प्रशासन था वो था हड़प्पाकालीन जो प्रशासन की अभी तक जानकारी, पूर्णतः जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जिस प्रकार से प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली तो वहाँ पर दोस्तों क्या है, पुरोहित तथा जो वणिज वर्ग था उसी के हाथों में क्या थे दोस्तों, प्रशासन की डोर थी। मार्टिमर विलर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। मार्टिमर जो विलर थे और इनकी जो कंपेयर किया है, वो जो अरब शासक थे उनकी जो राजधानी थी मुल्तान और मंसूरा से, मतलब इतना विकसित थे ये दोनों जो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, इनकी कंपेयर कर दिया मार्टिमर विलर ने, मुल्तान और मंसूरा से नगरों से दोस्तों कंपेयर कर दिया। स्टुअर्ट पिगट आए, उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उस समय का, वो जो दो राजधानियाँ, जो कुषाण शासक थे वह उनकी दो राजधानियाँ, जो पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा से उन्होंने कर दी, कंपेयर कर दिया। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देख लेंगे। हाँ, ये देखिए
इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी, नगर योजना थी, उसमें क्या था दोस्तों, उसमें ये था कि जल जो निकासी व नालियाँ, तो जल निकासी व नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। जो जल निकासी के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उन नालियों को दोस्तों ढक दिया जाता था। कितनी अच्छी व्यवस्था अभी तक देखें, अगर आप गांव में चले जाइए, आप शहरों में भी चले जाइए, तो नालियाँ कैसी होती दोस्तों, बनी तो होती हैं लेकिन वो ढकी हुई नहीं होती, जिससे मच्छर और अन्य बहुत सी जो गंदगी है वो सब चारों ओर फैली रहती है। गाँव क्षेत्रों में तो अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन जो हड़प्पाकालीन व्यक्ति थे वहाँ उनकी सोच कितनी अच्छी थी कि जो जल निकासी की व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। नालियाँ जो बनाई गई थी दोस्तों, पक्की नालियाँ थी और ढकी हुई नालियाँ थी, नालियों को ढक दिया जाता था। भवन निर्माण अधिकतर जो भवनों का निर्माण होता था दोस्तों, वो पक्की ईंटों से किया जाता था। दरवाजे दोस्तों, इससे पहले बात कर चुके हैं, दरवाजे जो खुलते थे वो सामान्यतः सभी जगहों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, जिससे कि सामने रोड पर नहीं खुलते थे, जिससे कि जाम जैसी संभावना न रहे। लेकिन एक ही स्थान दोस्तों पाया गया, लोथल। लोथल में जो दरवाजे थे वो सामने की ओर दोस्तों खुलते थे। खिड़कियों के साक्ष्य दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो में केवल खिड़कियों के साक्ष्य मिले हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सीढ़ियाँ, तो सभी के घरों में लगभग सीढ़ियाँ देखने को मिली, और सीढ़ियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और जिससे लोग छत पर आराम से अपने चढ़ सकते थे। सड़कों की जो गलियां थी दोस्तों, वो समकोण आकार की थी, यानी समकोण को काटती हुई गलियां थी, चौराहे थे, जिससे आसानी से लोगों का आवागमन होता था। सफाई और व्यवस्था व प्रकाश के लिए बताया गया कि प्रत्येक जो गांव का कोना था, कॉर्नर था, वहां पर एक खंभा लगा हुआ था और वहां पर प्रकाश की व्यवस्था दोस्तों की गई थी। अब उस समय बिजली तो थी नहीं, हो भी सकता है कि बिजली हो, लेकिन वहाँ पर जो सौर ऊर्जा से क्या किया जाता था, प्रकाश की व्यवस्था दोस्तों की गई थी। और इसके अतिरिक्त इन खंभों पर मसालों का भी यूज, मसाल जो होती थी, मसालों को लगा करके भी इसका यूज किया जाता था, जो मसाल जला करके प्रकाश दोस्तों किया जाता था। शौचालय, लगभग गांव में सार्वजनिक शौचालय पाए गए हैं। हड़प्पाकालीन जो गांव थे उसमें सार्वजनिक शौचालय पाए गए, और शहरों में शौचालय की व्यवस्था थी, जहां पर दोस्तों एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुएं की बात कर लिया जाए तो हड़प्पाकालीन जितने भी दोस्तों गाँव पे, उन गाँव में जितने भी घर थे, लगभग घरों में दोस्तों कुआं के साक्ष्य मिले हुए हैं। सभी घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हुए। जैसे आप अपने ग्रामीण क्षेत्र गाँव में देख लीजिए, पहले तो लगभग गाँव में कुएं होते थे, कई कुएं होते थे, लेकिन हड़प्पा काल में जिस प्रकार से आजकल लोगों के पास में नल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो पानी की व्यवस्था उन्होंने कुएं के माध्यम से की, और प्रत्येक घर में दोस्तों कुआं था। तो वही कितनी अच्छी बात हुई। सभी प्रकार की दोस्तों व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से आज हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का यूज करते हैं, उसी प्रकार से हड़प्पाकालीन आज से लगभग 46,000 ईसा पूर्व, 4600 ईसा पूर्व दोस्तों इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हमारे पास में थी। और हमारा देश जो भारत था, बहुत ही यहाँ की सभ्यता बहुत ही अच्छी थी, और आज भी अच्छी है दोस्तों। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम अच्छी तरीके से दोस्तों देख लेंगे। तो ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया जो बड़े नगर व प्रमुख स्थल थे, है ना, कौन कौन से बड़े नगर थे और इन्होंने इनकी खोज किसने की और ये कहाँ पर है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है। तो इसको हम पढ़ लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इसीलिए हमने इस चैप्टर में बिल्कुल शामिल किया है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि इसी पार्ट में हम सोच रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, ये हड़प्पाकालीन। इसके पश्चात में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जिससे हम देखेंगे आपको कितना याद हुआ। और हम आशा करते हैं यदि आपने हमारे दोनों वीडियो दोस्तों देखे हैं, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन दोस्तों कर लेंगे, और ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों धीरे करते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो बड़े प्रमुख कौन कौन से स्थल थे सॉरी दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का जो 250 हेक्टेयर, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 250 हेक्टेयर है, और सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला दोस्तों पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कहाँ है? पाकिस्तान में दोस्तों। और इसकी खोज की थी दोस्तों आर डी बनर्जी ने।
आर.डी. राखालदास बनर्जी ने दोस्तों की थी 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कौन से जिले में है, तो जिला याद रखना लड़काना जिला दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब हम देख लेते हैं दूसरा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 230 हेक्टेयर है। 230 हेक्टेयर याद रखना दोस्तों, ये भी बड़ा क्षेत्र है। 230 हेक्टेयर, और ये घग्गर नदी के किनारे है। जिला पड़ता है दोस्तों हिसार जिला है, और कहाँ पड़ता है? हरियाणा। इसकी दोस्तों खोज की थी, तो इसकी 2 बार, यहाँ के साक्ष्यों की 2 बार खोज हुई है दोस्तों। सबसे पहले जो भगवान देव और सूरज भान ने दोस्तों 1963 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा की बात कर लेंगे तो 150 हेक्टेयर। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। जिला कौन सा? साहिवाल जिला दोस्तों, पंजाब प्रांत पड़ता है, और ये पाकिस्तान में है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन से स्थान पाए गए, तो इसको आपको याद कर लेना है। आप देखेंगे कालीबंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। काले रंग की चूड़िया कालीबंगा राजस्थान में दोस्तों, ये 100 हेक्टेयर इसका विस्तार है। और ये नदी कौन सी? घग्गर नदी। इंपॉर्टेंट दोस्तों, नदियों से पूछा जाता है। घग्गर नदी है। जिला कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़ पड़ता है। प्रांत राजस्थान दोस्तों है, और देश भारत है। इसके खोजकर्ता थे दोस्तों अमलानंद घोष। 1951 में इन्होंने कालीबंगा की दोस्तों खोज की थी। यहाँ पर जुते हुए खेत तथा पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। बनावली। अब बनावली दोस्तों इसका है 98 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। नदी कौन सी है? ये भी घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। जिला फतेहाबाद पड़ता है। प्रांत हरियाणा दोस्तों। कहाँ पर? हरियाणा में। और इसकी खोज की थी दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने। भारत के ही थे रविंद्र सिंह बिष्ट, और 1974 से लेकर के 77 के बीच अनेक यहाँ पर दोस्तों साक्ष्य ढूंढने को मिले। तो ये दोस्तों हो गई बनावली। और इसके पश्चात में देखते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा भी बताएं कि जो यहाँ का जो स्थान थे दोस्तों 3 भागों में बटे थे, उत्तर, मध्य और निम्न। तो यहाँ पर देखेंगे धौलावीरा, इसका भी 100 हेक्टेयर जो था, ये कहाँ पर था दोस्तों? ये था कच्छ, जिला गुजरात है ना। जीपी जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ के जो क्षेत्रों को खोजा। ये देखिए लोथल, ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। जिला क्या पड़ता है दोस्तों? अहमदाबाद पड़ता है। प्रांत गुजरात है दोस्तों। भारत देश है दोस्तों। और शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी 1954 में। अब देखते हैं दोस्तों चौहद्रो, 8 हेक्टेयर मिला हुआ चौहद्रो। और चौहद्रो में जहाँ पर ब्यूटी पार्लर का सारा सामान मिला था वो है चौहद्रो दोस्तों। नदी कौन सी है? सिंध नदी है। जिला नवाब साहब पड़ता है। प्रांत सिंध प्रांत में है दोस्तों, और इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने। और ये गनेरी वाला दोस्तों, गनेरी नहीं, गनेरी है। और ये 80 हेक्टेयर इसकी भूमि पर है। तो नदी कौन सी? हकरा जिला नहीं दोस्तों, हकरा नदी है, और जिला पड़ता है बहावलपुर, राज्य पंजाब, देश पाकिस्तान में दोस्तों। ठीक है, इसकी खोज की थी आर.एल. स्टील ने 1927 में। तो ये दोस्तों हो गए प्रमुख नगर। इनका आप क्या करेंगे दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 1-2 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नदी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी किस राज्य में कौन सी नदी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर हम इसको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो वास्तुकला या भवन निर्माण, जो उस समय वास्तुकला थी और भवन निर्माण किस प्रकार के थे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे वृहद जो अन्नागार दोस्तों, स्नानागार, सबसे पहले जो वृहद स्नानागार दोस्तों मिला हुआ है, उसकी जो लंबाई है 54.85 मीटर है। ये 54.85 मीटर लंबा है और 32.90 मीटर चौड़ा है। ये सबसे बड़ी दोस्तों इमारत मिली है कौन सी? वृहद स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो में दोस्तों मिली हुई है। याद रखना दोस्तों, वास्तुकला या भवन निर्माण कला की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक अन्नागार मिला हुआ है यहाँ पर दोस्तों, ये आप देख लीजिए। अन्नागार जो मिला हुआ है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा में भी मिला है, और चौहद्रो से भी मिला, कालीबंगा में भी प्राप्त हुआ था। तो इसमें अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो 45.72 मीटर ये लंबा है, और 15.23 मीटर ये चौड़ा है दोस्तों। सभा भवन मिला हुआ है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल सभा भवन दोस्तों मिला हुआ है, जहाँ पर सभा भवन, जहाँ पर क्या होता था दोस्तों,
सभाएं की जाती थी। यहाँ इसकी जो 27.44 मीटर ये लंबा है और 27.44 मीटर ही ये दोस्तों चौड़ा है, जहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो पुरोहित वर्ग थे या जो वणिक वर्ग थे वो क्या करते थे, सभा जुटाते थे। पुरोहित आवास भी दोस्तों मिला हुआ है जो 70.10 मीटर लंबा है और 23.77 मीटर दोस्तों चौड़ा है, जो कि कहाँ पर मिला हुआ है, जो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। गोदीबाड़ा या बंदरगाह लोथल में पक्की ईंटों से, लोथल में दोस्तों क्या है, लोथल में पक्की ईंटों से जो बना एक बंदरगाह दोस्तों मिला है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो 21.4 मीटर ये लंबा है और 36 मीटर चौड़ा है, और गहराई भी देख लीजिए 4.5 मीटर है दोस्तों। तो ये यहाँ पर धातु की मूर्ति मोहनजोदड़ो चौहदरो से मिली हुई, लोथल में भी कांस्य की मूर्ति दोस्तों मिली हुई, प्रस्तर की मूर्तियाँ। अब यहाँ पर देखेंगे मूर्तिकला, यहाँ पर दोस्तों हमने वास्तुकला भवन निर्माण के लिए ये चीज़ें बता दी दोस्तों। ये जो 5 चीज़ें हैं वो दोस्तों ये क्या है, ये वास्तुकला है या भवन निर्माण में दोस्तों 5 चीज़ें हमें मिली हुई हैं। रात स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, सभागार मिला, पुरोहित आवास मिला और गोदीबाड़ा, यानी ये 5 चीज़ें दोस्तों मिली हुई हैं। अब हम मूर्तिकला और चित्रकला की बात कर लेंगे। तो अगर केवल हम सबसे पहले बात करेंगे मूर्तिकला की, तो मूर्तिकला की बात कर लेते तो 4 प्रकार की दोस्तों मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले धातु की मूर्तियाँ, नंबर 1 पर धातु की मूर्ति मिली हुई है, फिर पत्थर की या प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, फिर मिट्टी की मूर्तियाँ दोस्तों मिली, 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उसको म्र मूर्ति बोलते हैं दोस्तों, जो कि मिट्टी की बनी होती हैं। तो और मिट्टियों को क्या किया जाता है, तो पका दिया जाता है। पक्की मिट्टी की मूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, म्र मूर्ति कहते हैं। तो आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में जो धातु की मूर्ति दोस्तों मिली हुई है, चौहदरो, लोथल, कालीबंगा में दोस्तों कांस्य की मूर्ति दोस्तों मिली हुई है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। पत्थर की मूर्तियों की बात की है तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति दोस्तों मिली हुई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यहाँ पर एक साक्ष्य मिला हुआ है, जो पत्थर की मूर्ति है वो तिपतिया अलंकरण, तिपतिया जो है साल ओढ़े अलंकरण ऐसा मिला हुआ है। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि उस समय उस समय सूती वस्त्र उद्योग जो वस्त्र उद्योग बहुत ही परिचित था। कहाँ पर दोस्तों, हड़प्पाकालीन सभ्यता में। और इसके साथ साथ में भेड़ और जो हाथी था, इसकी संयुक्त मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियों में लगभग सभी पशु पक्षी और जानवरों की दोस्तों मूर्तियाँ मिली, छोटी छोटी मिट्टी की पकी हुई मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिसमें बैल, भैंसा, भेड़, बकरी, कुत्ता, बाघ, गेंडा, सुअर, खरगोश, बंदर, है ना, इन सभी की जो है मूर्तियाँ दोस्तों मिली हुई। केवल शेर की मूर्तियाँ दोस्तों नहीं मिली हुई हैं। अब हम दोस्तों देख लेंगे इसी में चित्रकला की बात कर लेंगे। चित्रकला में क्या दोस्तों क्या मिला हुआ है, तो चित्रकला में दोस्तों मृदभांड पर वनस्पतियों एवं पशुओं की आकृतियाँ मिली हुई। जो मृदभांड उसमें जो मटके बनाए जा रहे थे, वहाँ पर उन मटकों में भी कुछ मटकों में मृदभांड पर क्या पशु पक्षियों का अलंकरण दोस्तों देखने को मिला है। और उस समय जो मृदभांड थे वो दोस्तों कैसे थे, वो गैरिक मृदभांड थे। मन को यानी आभूषणों पर क्या दोस्तों आकृतियाँ देखने को दोस्तों मिली हैं। और दूसरे विभिन्न प्रकार के अलंकरण दोस्तों मिले हैं। पशुपति शिव यानी आग शिव जिनको संज्ञा दी गई है, इनकी मूर्ति भी दोस्तों मिली हुई है। हड़प्पा में उर्वरा देवी की दोस्तों मूर्ति मिली हुई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि जो एक नारी की जो नाभि से दोस्तों पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है। यह प्रतीत होता है जैसे इसमें उर्वरा देवी, यानी उस समय लोग क्या करते थे, उर्वरा देवी की दोस्तों पूजा करते थे। और वहाँ उस समय ऐसा प्रतीत अधिकतर जो मूर्तियाँ मिली हुई दोस्तों स्त्रियों की मूर्तियाँ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विद्वानों ने यह दोस्तों अनुमान लगाया कि उस समय जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक परिवार था। तो इसको आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से दोस्तों बताने की कोशिश की है। तो इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आई हुई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कृषि अगर देखेंगे हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी चीज़ों को हमने एक छोटे से
अधिकतर शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट से जो भी एग्ज़ाम में आता है उन चीज़ों को हमने इसमें समावेश किया है और वही चीज़ें आपको दोस्तों बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना दोस्तों, 2 से 3 बार ये वीडियो देखना है और इसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन करने हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो देखेंगे दोस्तों, कृषि में इन्होंने क्या किया, तो कृषि में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, गेहूँ, चावल। अब चावल के साथ दोस्तों कहाँ मिले, ये काफ़ी बार दोस्तों पूछ लेता है। तो पहले देख लेंगे क्या क्या देखो कृषि में इन्होंने उगाया। तो गेहूं, चावल, मटर, सरसों। अच्छा, सरसों भी था दोस्तों, सरसों भी था। तिल, है ना, तिल, तिल्ली का तेल यूज करते थे, तिल का यूज करते थे, सरसों का तेल यूज करते थे। बाजरा, राई, कपास। कपास को दोस्तों सिंडन बोला जाता था, ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। कपास को यूनानी भाषा में दोस्तों सिंडन बोला जाता था। ये दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे रट लीजिए। सिंडन, सिंडन किसको कहा गया है, ये कपास को सिंडन दोस्तों बोला गया है। ठीक है। और अब ये देखेंगे गेहूँ यानी चावल के साथ। इसका चावल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चावल के साथ दोस्तों 2 स्थानों से मिले हैं, एक तो लोथल से मिला हुआ है, एक मिला हुआ है रंगपुर से। याद रहेगा दोस्तों, चावल के साथ 2 स्थानों से मिले हुए हैं, लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी दोस्तों मिली हुई है। कपास को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, याद रखना, कपास को सिंडन कहते थे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए पशुपालन। पशुपालन में दोस्तों क्या पालते थे, अभी हम लोग यूज करते हैं, अभी हम लोग जो पालते हैं दोस्तों, कुत्ता पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं, भैंस, बकरी, है ना, भेड़, इन चीज़ों को पालते हैं ना। तो लेकिन हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो क्या क्या पालते थे, ये भी देखना है। तो वो भी क्या करते थे, भैंस को पालते थे, है ना दोस्तों, भैंस पालते थे, सुअर। पशुपालन में दोस्तों भैंस, बकरी और गाय, इन चीज़ों का दोस्तों पालन करते थे। कुत्ता, सुअर, है ना, इन चीज़ों का पालन करते थे। और वो जो जंगली पशु थे उसमें जो घोड़े, हाथी, यानी घोड़ा और हाथी को पालने का साक्ष्य दोस्तों, घोड़े का जो साक्ष्य मिल चुका है वो सुरकोटता में दोस्तों घोड़े के अस्थिपंजर मिले हुए हैं। सुरकोटता में दोस्तों घोड़ी के अस्थिपंजर दोस्तों मिले हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों। ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े की अस्थियां कहाँ मिली, तो वो दोस्तों मिली हुई हैं कहाँ से, याद रखना कहाँ से मिली हुई दोस्तों, वो मिली हुई सुरकोटता से। और एक चीज़ और दोस्तों पूछता है, वो पूछता है राणा घुंडई। राणा घुंडई से दोस्तों हाथी के दांत मिले हुए हैं दोस्तों। किसके दांत, हाथी के नहीं दोस्तों, घोड़े के दांत। घोड़े के दांत दोस्तों कहाँ मिले हुए हैं, राणा घुंडई से मिले हुए हैं। सुरकोटता से घोड़े के अस्थिपंजर दोस्तों मिले हुए हैं। तो हाथी भी मिला हुआ, गैंडा, भालू, गधा। शेर के साक्ष्य बस दोस्तों नहीं मिले हुए हैं, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा करके पूछता है कि किसके साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, तो आपको याद रखना शेर के साक्ष्य दोस्तों नहीं मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य दोस्तों मिल गए हैं सुरकोटता में, और राणा घुंडई में घोड़े के दांत मिले हुए हैं। रंगपुर लोथल में घोड़े की जो मिट्टी की मूर्तियां दोस्तों मिली हुई हैं, याद रखना, लोथल और रंगपुर में दोस्तों क्या, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हुई हैं। ठीक है। अच्छा, हड़प्पाकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो तो समझ में आ गया, कृषि पर डिपेंड थी, 4 प्रकार की थी, कृषि, फिर दोस्तों क्या था, पशुपालन, फिर क्या था दोस्तों, व्यापार एवं वाणिज्य थी, फिर तीसरा क्या, उद्योग धंधे। यानी 4 प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में 4 चीज़ें मुख्य थी दोस्तों, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार एवं वाणिज्य। अब हम देख लेंगे उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में क्या करते थे, सूती वस्त्रों का दोस्तों उस समय प्रयोग करते थे। उद्योग मिले हुए हैं किसके, सूती वस्त्रों के उद्योग मिले हुए हैं। शिल्प कला का दोस्तों उद्योग मिला हुआ, मनके के कारखाने, मिट्टी की मूर्तियाँ, ये भी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें क्या करते थे, वो निर्यात करते थे, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर मात्रा में होती थी, इसीलिए क्या करते, इसका निर्यात भी करते थे। तो सूती वस्त्र हो गया, शिल्प कला हो गई, मनके के कारखाने, मनके हमने बता दिए दोस्तों, आभूषण होते थे, उसमें पत्थर के आभूषण होते थे, हाथी के दांत के आभूषण होते थे, हड्डियों के आभूषण होते थे, इनको क्या करते थे दोस्तों, निर्यात भी करते थे। मिट्टी की दोस्तों पकी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, है ना। और शिल्प कला में क्या करते हैं, शिल्प कला में कंघी के साक्ष्य मिले हुए हैं, शीशे के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये सभी साक्ष्य मिले हुए हैं। ये क्या करते थे, जो हड्डियां होती थी या हाथी के सींग होते थे, इनका दोस्तों यूज करते थे शिल्प कला में, बना करके कंघे वंगे दोस्तों बनाते थे, है ना। और व्यापार में देखेंगे दोस्तों,
तो जो नाप तौल की स्थिति थी दोस्तों वो थी 16 के अनुपात में, 16 आना। जैसे पहले चलता था, हमारे यहाँ भी पहले चलता था 16 आना की तरीके से, यानी सबसे पहले एक था, 1 आना, फिर 2 आना हो जाता था, फिर 4 आना होता था, फिर 6 आना, फिर 8 आना हो जाता था। 6 नहीं होता था दोस्तों, 8 आना होता, 1 आना, 2 आना, 4 आना, फिर 8 आना, 8 से 16 आना, 16 से 32 आना, है ना, ऐसे ही होता था। 32 से 64, यानी ज्यामिति जो अनुपात था उस नाप तौल ये ज्यामिति अनुपात में थी उस समय दोस्तों। कौन से आप अनुपात में? ज्यामिति अनुपात में थी। ठीक है। आयात क्या करते थे? तो आयात व्यापार में दोस्तों आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे। तो आयात क्या करते थे, यानी अन्य जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे सुमेरियन की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता, होंगहो नदी के किनारे जो चीन की सभ्यता थी, यहाँ से वो क्या करते थे? आयात करते थे। क्या मंगाते थे? तो मंगाते थे दोस्तों सोना, चांदी, तांबा। अब तांबा कहाँ से मंगाते? ये भी इंपॉर्टेंट, सोना, चांदी, तांबा। सोना कहाँ? कोलार की खानें, कोलार की खान से दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक से क्या करते थे? वो सोना मंगाते थे, सोने का आयात करते थे। जो खेतरी जगह, खेतरी से क्या करते थे? तांबा लाते थे, है ना। अभ्रक, सैलखड़ी, लाजवर्द, ये सभी क्या करते थे? ये दोस्तों मंगाते थे, आयात करते थे। निर्यात क्या करते थे? नहीं, बेचते क्या थे यहाँ से? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो बेचते थे तांबा, तांबा बेचते थे, और गेहूं बेचते थे, चना बेचते थे, मटर, तिलहन, हाथी दांत, सूती वस्त्र की बनी जो वस्तुएं होती, मन की वस्तुएं होती थी, पक्की मिट्टी की मूर्तियां होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, ये दोस्तों क्या करते थे? ये बेचते थे, निर्यात करते थे, और वहाँ से ये चीज़ें आयात करते। तो आयात निर्यात भी उस समय दोस्तों होता था। वाणिज्य का बोल दोस्तों बाला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता में जिस प्रकार से हम लोग आयात निर्यात करते थे, ये भी आयात निर्यात करते थे। वहाँ की जो व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था भी 4 प्रकार से, मेन 4 जो मुख्य हैं उस पर डिपेंड करती है। हड़प्पा कालीन की भी जो व्यवस्था है वो 4 चीज़ों में डिपेंड करती है। यानी अगर मैच किया जाए तो जितनी भी चीज़ें हम आज यूज करते हैं वो सभी व्यवस्थाएं दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लिखने के लिए आ जाएगा आप आसानी से दोस्तों लिख सकते हैं कंपेयर करके आज से, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो समाज, समाज भी देख लेंगे दोस्तों। समाज वहाँ पर किस प्रकार था? तो स्त्रियों की अधिक जो है मूर्तियाँ यहाँ पर दोस्तों मिली हुई हैं, इसीलिए कहा जाता है जो समाज था वो यहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। और समाज जो था तो 4 वर्गों में विभक्त था। जिस प्रकार से आज 4 वर्गों में विभक्त है, उसी प्रकार से 4 वर्गों में दोस्तों विभक्त था। इसमें क्या था दोस्तों? विद्वान थे, विद्वान यानी पुरोहित वर्ग थे वहाँ पर। विद्वान में कौन दोस्तों? पुरोहित वर्ग। और फिर दोस्तों योद्धा थे, योद्धा यानी क्षत्रिय वर्ग। फिर व्यापारी थे, यानी ये व्यापारी वही हो गया दोस्तों, व्यापारी एवं शिल्पकार, ये जो वैश्य थे, है ना। और सबसे नीचे क्या थे? श्रमिक थे, श्रमिक है ना। तो ये जो 4 प्रकार के लोग उस समय थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, व्यापारी व शिल्पकार और श्रमिक, 4 वर्गों में दोस्तों ये विभक्त था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी उनको पता चल गया। और हमने पढ़ा जो सिंधोवासी थे दोस्तों, यानी जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो दो एक, जिस प्रकार से आज के लोग हैं उसी प्रकार से वो भी, यानी वो मांसाहारी यानी मांस भी खाते थे, और शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी थे, क्योंकि वहाँ पर मछलियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। मछली का सेवन करते थे, मांस को खाते थे, तो मांसाहारी भी थे और जो शाकाहारी भी थे। धर्म की बात कर ली जाए दोस्तों, तो धर्म की बात की जाए तो धर्म का भी कोई, क्योंकि उस समय कोई मंदिर तो मिला नहीं, हालांकि जो उस समय भी जो अग्नि वेदिकाएँ दोस्तों मिली हुई हैं, जो अग्नि की जो वेदिकाएँ थी दोस्तों वो मिली हुई हैं, लेकिन हवन के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, इसीलिए आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि ये कौन सा धर्म था। और वहाँ पर दोस्तों मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, पूजा करते थे। पशुपति देव की पूजा करते थे, जिसे आगशिव भी बोलते हैं, शिव जी की उपासना करते थे। लिंग की उपासना करते थे, योनि की उपासना करते थे दोस्तों। पशु पक्षियों की भी उपासना करते थे। पेड़ पौधों की उपासना करते थे। जो सर्प होते थे, सर्प की उपासना करते थे दोस्तों। पूजा, सर्प पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, अग्नि, सूर्य यानी इन सभी के दोस्तों साक्ष्य मिले हुए हैं। इन सभी की जो है पूजा करते थे हड़प्पावासी, है ना। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों, सभी को पूज्य मानते थे। हैं सूर्य हो गया, क्योंकि ये इनसे ही जीवन उनका चलता था। अग्नि हो गया, इसकी भी पूजा करते थे। जल की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि हर वो चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है उनकी वो पूजा करते थे, क्योंकि उनसे उनको जीवन मिलता था। आज भी हम लोगों को चाहिए दोस्तों कि हम भी क्या करें, पूजा
अगर नहीं पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का सम्मान करें जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। वृक्ष हो गए हैं, जल हो गए हैं, इन सभी चीज़ों की हमें देख रेख करनी चाहिए, इनको बचाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, अग्नि पूजा है ना, अग्नि की भी जितनी भी चीज़ें हैं हमें जो निःशुल्क रूप में प्राप्त हुई हैं प्रकृति के द्वारा, इन प्राकृतिक चीज़ों का दोस्तों हमें सर्वेक्षण सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो उस समय अंतिम संस्कार होते थे, जब व्यक्ति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, उस समय जो अंतिम संस्कार होते थे, 3 प्रकार के अंतिम संस्कारों के साक्षी दोस्तों मिले हुए। एक तो दाह संस्कार, जो कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता था दोस्तों तो क्या करते थे, अग्नि दे करके, जिस प्रकार से आजकल अग्नि देते हैं उसी प्रकार से अग्नि दे करके दाह संस्कार करके दोस्तों दाह संस्कार करते थे। फिर दूसरा होता है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान क्या है, वही जो आजकल क्या करते हैं, कुछ लोगों को अग्नि देते हैं और कुछ लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, दफना देते हैं। तो पूर्ण समाधान वही हुआ दोस्तों, क्या करते थे, जो व्यक्ति मर जाता था या मृत्यु हो जाती तो क्या करते थे, उससे पूर्ण रूप से दोस्तों दफना दिया जाता था, इसे कहते हैं पूर्ण समाधान। एक दोस्तों और लेकिन उस समय प्रचलित था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान दोस्तों ये क्या है, आंशिक समाधान क्या है, तो समाधान है दोस्तों, समाधान नहीं है। तो आंशिक समाधान ये था दोस्तों कि उस समय कुछ लोगों का मानना ये था कि जो व्यक्ति मर जाता है तो वो चला गया, तो उससे क्या होता है, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो क्या करते थे, जो व्यक्ति मर जाता था उसको कुछ दिनों के लिए वो खेतों में या जंगलों में छोड़ देते थे एक स्थान पर। तो वहाँ पर पशु पक्षी आकर के क्या करते थे, उसको उसका मांस खा लेते थे और उसके पश्चात में केवल हड्डियाँ बचती थी। जब हड्डियाँ बचती थी तो वो क्या करते थे, उसको दफना देते, हड्डियों को दफना देते थे। तो ये तो दोस्तों आंशिक समाधान। तो इससे क्या होता था कि जो भोजन की इससे थोड़ा बहुत अभाव था, तो इसमें जानवर जो होते थे वो भी खा लेते थे और उनको भोजन मिल जाता था, पशु पक्षियों को भोजन मिल जाता था। ऐसी ये मान्यता थी कुछ लोगों की वहाँ पर। तो 3 प्रकार के समाधान दोस्तों देखने को मिले हैं। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, ये तो हो गया सब पूरा। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों पतन, यानी किस प्रकार से इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो अगर हम ले लेते हैं 2500 से लेकर के 1750, यानी केवल 750 ले लेते हैं, 750 से पूरा 1000, यानी 1000 वर्ष आते आते 1000 वर्ष ये पूर्णतः जो सभ्यता थी वो दोस्तों समाप्त हो गई। तो कैसे समाप्त हो गई, तो इसके क्या कारण थे, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग बात दोस्तों तथ्य दिए हैं। कौन कौन तथ्य हैं देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में पतन कैसे हुआ दोस्तों, तो कुछ लोगों ने कहा दोस्तों बाह्य आक्रमण, यानी बाहरी जो विदेशी लोग थे उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ की जो है धन संपदा को लूट लिए और यहाँ को दोस्तों जितने भी लोग थे उनको वो अपना गुलाम बना लिए। इसीलिए यह आर्य आक्रमण करके दोस्तों क्या इस प्रकार ये जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। इसको किसने कहा, तो गार्डन चार्ल्स ने कहा, D.H. गार्डन ने कहा है, मार्टिमन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, ये 4 लोग ऐसे विद्वान थे, इन्होंने कहा है, इन चीज़ों का समर्थन किया है कि आर्य आक्रमण या फिर बाह्य, क्योंकि इसके पश्चात में जो व्यवस्था आएगी वो वैदिक व्यवस्था आएगी, वैदिक कालीन, उसमें आर्यों को देखा गया दोस्तों, इसीलिए बाह्य आक्रमण या आर्य के आक्रमण का इन्होंने बताया है। कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं है भैया कि जलवायु परिवर्तन, यानी एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण क्या हुआ, जो पीढ़ी थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई और उसके पश्चात में वैदिक कालीन सभ्यता आई। तो उसमें कौन कौन से दो RL जो स्टीन थे, अमलानंद घोष थे, DP अग्रवाल थे, इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा कालीन सभ्यता पूर्णतः नष्ट हो गई। तो जलवायु परिवर्तन इन्होंने बताया। फिर जो सबसे अधिक तथ्य दिए गए और जो सबसे सर्वमान्य तथ्य दोस्तों, और जो कि जैसे अभी मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया भी गया था कि बाढ़ के कारण जिस सभ्यता का अंत हो गया, अत्यधिक जो बाढ़ आ गई इसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। और इससे पहले देखा भी गया है दोस्तों, सिंधु नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, इसमें अधिकतर बाढ़ें आती थी दोस्तों। और तो इसीलिए इसमें बताया गया, जॉन मार्शल जो कि जिनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने और जो राखालदास बनर्जी जी ने क्या किया था, खोज की थी। अर्नेस्ट मैके हो गए है ना, जॉन मार्शल हो गए और RS राव हो गए, इन सब लोगों ने समर्थन किया कि बाढ़ आने के कारण दोस्तों क्या हुआ है, ये सभ्यता दोस्तों नष्ट हो गई। कुछ लोगों ने ये भी माना कि सूखा पड़ जाने के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई है। तो सबसे लेकिन जो तथ्य है दोस्तों वो बाढ़ के कारण है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से दोस्तों वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और इसके पश्चात में अगर
एक अभी पार्ट और दोस्तों आएगा जिसमें हम बताएंगे कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा। 3 वीडियो में आपको कंप्लीट दोस्तों जानकारी मिलेगी और आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में आया हो जो इस वीडियो और ये PDF में दोस्तों न दिया हो। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी जानकारी से हुई है, तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम और अच्छी तरीके से आपको बता सकें और हमारा पढ़ाने में आपको मन लग सके। तो दोस्तों करना केवल इतना है कि आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में जो दोस्त पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो दोस्तों शेयर कीजिए जिससे कि कुछ हमको मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों ऐसी कल नई वीडियो के साथ में मिलते हैं और एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया।